हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे MJY 1 का भारतीय ज्योतिष का परिचय एवं ऐतिहासिकता। इसमें एक क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के उद्भव तथा विकास का उल्लेख करते हुए वैदिक साहित्य का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसको हम देखते हैं कि ज्योतिष में संस्कृत भाषा का उद्भव तथा विकास कैसे हुआ और इसका वैदिक साहित्य किस प्रकार से था। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो इसमें इसको लिखना है कि कैसे उद्भव और इसका विकास हुआ। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि संस्कृत शब्द का प्रयोग उस भाषा के लिए किया जाता है जो न्यूनतम 4 सहस्त्र वर्षों से अनवरत भारतवर्ष में प्रचलित रही है, जिससे देश की बहुसंख्यक भाषाओं का विकास हुआ। संस्कृत भाषा में इतना विपुल साहित्य है, इस दृष्टि से यह सभी प्राचीन तथा अर्वाचीन भाषाओं से आगे है। विचारों में शालीनता, भावनाओं की पावनता तथा अभिव्यक्ति की व्यापकता में भी इसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। संस्कृत का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद के ऋचाओं में मिलता है। यद्यपि उस युग में इस भाषा को संस्कृत नहीं कहते थे। इसका संस्कृत नाम वैदिक युग के अवसान के बाद साहित्यिक रूप से विकसित होने पर पड़ा। संस्कृत से संबंध और विकसित भारत की भाषाओं को आर्य भाषा कहते हैं। भारतीय आर्य शाखा का इतिहास भाषा शास्त्रियों के अनुसार 4 सहस्त्र वर्षों का है, जिसमें वेद से लेकर आधुनिक युग तक की भारतीय आर्य भाषाएं अवस्थित है। इस शाखा के विकास को निम्नलिखित 3 चरणों में प्रदर्शित किया जाता है। प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा में क्या होता है, इसका काल 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, जबकि आर्य क्षेत्र में वैदिक या संस्कृत का सार्वजनिक प्रयोग था। इनमें साहित्यिक रचनाएं भी मौखिक या लिखित रूप से ही हो रही थी। इसे भी निम्नलिखित 2 चरणों में रखा जा सकता है। वैदिक युग, तो वैदिक युग को देख लेते हैं। इस काल में क्रमशः वैदिक मंत्रों, ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यन को उपनिषदों तक वेदांगों का विकास हुआ। लौकिक संस्कृत युग। संस्कृत इस युग में भाषा कही जाती थी। यास्क और पाणिनि दोनों ने इस युग की भाषा को इसी रूप में अभिहित किया है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका सेकंड हो गया। इसका काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल की भाषा की एकरूपता नष्ट होने लगी थी और उसके क्षेत्रीय रूप प्रकट होने लगे थे। इस निम्नांकित 3 स्पष्ट चरणों में विभक्त किया जाता है। प्राचीन प्राकृत तथा पाली। जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर ने प्राकृत में तथा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने पाली में अपने अपने धर्मोपदेश दिए। साहित्यिक प्राकृत। भारत के आर्यभाषी क्षेत्रों में अनेक प्राकृतों का विकास इस काल में ही हुआ। अपभ्रंश। विभिन्न क्षेत्रों की प्राकृतों की सहज विकृति के रूप में क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं का विकास इस युग में हुआ। और इसका चौथा हो गया नव्य भारतीय आर्य भाषा। 1000 ईस्वी से अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेद आधुनिक आर्य भाषाओं के रूप में बदलने लगे। गुजराती, मराठी, राजस्थानी, पंजाबी, सिंधी, डोगरी, नेपाली, हिंदी, मैथिली, बंगला, उड़िया तथा असमिया प्रमुख नव्य भारतीय आर्य भाषाएं हैं। इनमें कुछ भाषाओं में प्राचीन साहित्य उपलब्ध है जो 1000 ईस्वी के आसपास आरंभ हुआ। नव्य आर्य भाषाओं के युग में जन भाषा और संस्कृत के बीच खाई बन गई, जो क्रमशः चौड़ी होती चली गई। फिर भी संस्कृत का संबंध भारत की प्राचीन प्रकृति से बना रहा। जो कोई भी धर्म, विद्या, कौशल, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में संस्कृत का आश्रय लेता था, उसे अन्य लोगों की अपेक्षा गौरव के पल मिलता था। संस्कृत भाषा का वैशिष्ट्य। संस्कृत का विकास इससे निर्गत भाषाओं के रूप में हो ही रही थी।
किंतु अपने मूल स्वरूप की दृष्टि से यह भाषा इन समस्त परवर्ती युगों में दिशा और साहित्य की दृष्टि से सुरक्षित रही। संस्कृत में भी रचनाएं परिवर्ती युगों में होती रही। चरक संहिता से ज्ञात होता है कि उस काल में आयुर्वेदिक संस्थाओं के शस्त्रास्त्रों में संस्कृत का व्यवहार होता था। वात्स्यायन के काम सूत्र में सभ्य नागरिक की प्रेरणा दी गई है। इस शिष्ट समाज में अपने विद्वानों वार्तालाप में संस्कृत और देश भाषा का प्रयोग करें। वेन्स संघ ने बौद्ध विद्वानों के बाद विवाद में संस्कृत का प्रयोग करते देखा। पंचतंत्र के आरंभ में भी कहा गया है कि इनकी रचना राजकुमारों को संस्कृत तथा श्लोक व्यवहार की शिक्षा देने के लिए की गई थी। वाल्मीकि रामायण में द्विजातीय तथा सामान्य लोगों द्वारा बोली जाने वाली संस्कृत में अंतर बताया गया है। सीता से वार्तालाप का विचार करते हुए हनुमान मन में कहते हैं कि यदि द्विजातियों के समान में परिनिष्ठ संस्कृत का प्रयोग करूं तो सीता मुझे रावण समझ लेगी और भयभीत हो जाएंगी हो जाएगी। रावण स्वयं शिक्षित होने के कारण परिनिष्ठ संस्कृत बोलता था। ऐसी कल्पना कवि ने की है। जहां द्विजातीय संस्कृतम और मनुष्यमी संस्कृतम पर ध्यान देने से दो प्रकार की संस्कृत का अंतर स्पष्ट होगा। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी संस्कृत के लिए यास्क के समान भाषा शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य ज्ञानार्थक विद धातु से निष्पन्न वेद शब्द का अर्थ ज्ञान ही है। यह ज्ञान समस्त आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान के स्रोत या आधार के रूप में है। समस्त भारतीय विद्या के उसके रूप में स्थित यह ज्ञान अभिहित है, पूज्य कोटि में स्थापित है। यह भारत के ही नहीं अपितु जगत के प्राचीनतम साहित्य के रूप में आदि संस्कृति के ज्ञान का स्रोत है। व्याकरण लोग वेद शब्द से निर्वचन करते हैं अर्थात जिसके द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त किया जाए वही वेद है। भारतीय धर्म वेद को इतना महत्व दिया है कि ईश्वर की निंदा सहन हो, किंतु वेद की निंदा नहीं। वेद परम प्रमाण अर्थात आगम या शब्द प्रमाण में उत्कृष्ट है। मीमांसकों ने कहा है कि प्रत्यक्ष और अनुमान से ही हम जिस उपाय या ज्ञान को नहीं पा सकते उसे वेद बता सकता है। अर्थात वेद ज्ञान के समस्त उपायों में श्रेष्ठ है। वेद से वह ज्ञान मिलता है जिसे प्राप्त करने के लिए अन्य कोई साधन इस जगत में नहीं है। सायन ने तैत्तिरीय संहिता के भाष्य की भूमिका में इसकी आशय से लिखा है कि इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण के लिए अलौकिक उपाय बतलाने वाला ग्रंथ वेद है। प्राचीन परंपरा में वेद के अंतर्गत मंत्र और ब्राह्मण दोनों भाग निहित है। मंत्र उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करके यज्ञ यागों का अनुष्ठान किया जाता है और जिसमें यज्ञ में भाग लेने वाले देवताओं की स्तुति की जाती है। दूसरी ओर यज्ञ में क्रियाकलाप एवं उनके प्रयोजन की व्याख्या करने वाले वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण के 3 भाग हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इस प्रकार वैदिक वाङ्मय को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। मंत्र भाग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आरण्यक ग्रंथों में वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने वाले वीतराग मनस्वियों के क्रियाकलाप प्रतिपादित है तो उपनिषदों में वैदिक युग का दार्शनिक साहित्य निहित है। संहिता ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता वैदिक मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। ब्राह्मण वेद मंत्र भाग तथा ब्राह्मण भाग दोनों को कहते हैं। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट रूप, आरण्यकों तथा उपनिषदों का विकास प्रत्येक वैदिक शाखा में
हुआ था उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ जिस प्रकार वैदिक कर्मकांड के शिखर ग्रंथ है, उसी प्रकार वैदिक ज्ञान कांड का उत्कर्ष उपनिषद ग्रंथों में प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम इसको संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार से हुआ है। तो इसको क्वेश्चन नंबर इसको आप लोग देख लीजिएगा कि संस्कृत भाषा का उद्भव तथा विकास का उल्लेख करते हुए वैदिक साहित्य में इसको कैसे हुआ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसको थोड़ा सा प्रमोट कीजिए आप लोग, क्योंकि आप ही लोग को प्रमोट करने को हमारा थोड़ा इनकरेज होगा और इसको हम आगे भी ले जाएंगे और बाकी आप लोगों को इसी तरह वीडियो देते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।